बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। इमरान खान साहब के अंगूठों के निशान ले लिए गए हैं। इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ाने की तैयारियां, बहुत बड़ा मामला है। इस सिलसिले में कुछ जो स्टेप्स हैं वो ले लिए गए हैं। बड़ी खबर है, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा एक बदनाम एंकर, उन्हें एक जगह से, एक घर से उठा के निकाल दिया गया। क्या माजरा है, क्यों हुआ ये, इसकी भी बात करते हैं। दिलचस्प खबर है और इस खबर की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त ये है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डू लेट अस नो हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं। अब आ जाइए इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब। ये जो बदनाम एंकर को घर से उठाकर निकालने वाली बात है, ये मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। पहले इमरान खान साहब, बायोमेट्रिक की बात देखिए। इमरान खान साहब जो हैं, उनके मामले में, इलेक्शन लड़ने के मामले में भी ये पेशरफ्त हुई है और जेल में इमरान खान साहब के बायोमेट्रिक्स कर लिए गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने इस सिलसिले में बानी चेयरमैन पीटीआई, उनके 2 नए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए बायोमेट्रिक करवाने की दरखास्त जो है उसको मंजूर किया। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को हिदायत की कि जेल मैनुअल के तहत बैंक अमले को बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त दी जाए। अदालत के हुक्म के बाद निजी बैंक का जो अमला है वो बानी चेयरमैन की बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए अडियाला जेल पहुंचा और ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल की। अंगूठे के निशान वगैरह लगवाए, इंफॉर्मेशन वगैरह ली, फॉर्म वॉर्म फिल किए और चला गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बानी पीटीआई के बैंक अकाउंट के हवाले से दरखास्त पर समाअत की थी। अब इमरान खान साहब के जो वकील हैं खालिद यूसुफ, उन्होंने ये बताया कि इस्लामाबाद के निजी बैंक में इमरान खान साहब के अकाउंट डोरमेंट हो चुके हैं और इमरान खान साहब ने 2 नए बैंक अकाउंट भी खुलवाना है। नए बैंक अकाउंट्स लाहौर और मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ने के लिए जो अखराजात हैं उनके लिए इस्तेमाल होंगे। गैर फाल अकाउंट और 2 नए अकाउंट्स खुलवाने के लिए बायोमेट्रिक दरकार है। अब ये जो वकील साहब हैं, इन्होंने दरखास्त की कि बैंक अकाउंट के लिए अमले को बानी चेयरमैन पीटीआई से जेल में बायोमेट्रिक समेत, उसके सामान समेत मिलने की इजाज़त दी जाए। तो मियाँ साहब के लिए हुआ था, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पहुंच गई थी एयरपोर्ट। इमरान खान साहब के केस में तमाम चीज़ें जेल पहुंची हैं। अदालत ने फिर ये जो दरखास्त ये मंजूर की और इमरान खान साहब से अमले ने आकर मुलाकात की और जेल सुप्रिटेंडेंट को हिदायत जारी की कि जेल मैनुअल के तहत बैंक अमले को पीटीआई के बानी से मिलने की इजाज़त दी जाए। तो इमरान खान साहब का उनसे ये इंटरेक्शन हो चुका है। दिलचस्प मामला है। और ये जो एंकर वाला मामला, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। इमरान खान साहब की वकला में शामिल इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, उन्होंने खबर दी। पंजोता साहब खबर देते हैं कि इमरान खान साहब ने उनसे हंसते हुए पूछा कि ये नौरीन के रोने का क्या शोर है। नौरीन फारूक का मामला आपने देखा है, नौरीन रो रही है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, फेसबुक पे भी। तो इमरान खान साहब ने पूछा नौरीन के रोने का क्या शोर है, वो क्यों रो रही है। तो उन्होंने कहा आपकी तरह मुझे भी नहीं पता कि नौरीन क्यों रो रही है। जिस पर इमरान खान साहब जो हैं वो, नईम पंजोता साहब कहते हैं कि मुस्कुराने लगे। अब ये मामला हुआ इमरान खान साहब का। और इसके बाद आ जाइए एंकर के मामले की जानिब। एक बदनाम ज़माना एंकर हैं और ये जो बदनाम ज़माना एंकर हैं, इन्होंने, ये उनमें से शामिल है जिन्होंने अभी जो इंटरव्यूज़ थे ना मफरूरों के, उनमें से एक इंटरव्यू भी किया था। तो ये बदनाम ज़माना एंकर शहर इक़्तिदार जुड़वां शहरों में पहुँचे और वहाँ ये एक ताकतवर शख्सियत से, जो लंबे अरसे तक ताकतवर शख्सियत रही, उससे मिलने के लिए पहुँचे थे। तो ये वहाँ पहुँचे मुलाकात के लिए। और जब ये उस जगह, अच्छा ये उनकी फरमाइश पर, उनके कहने पर ही मुलाकात के लिए पहुँचे थे, यानी इन्होंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा अच्छा आप आए हुए हैं तो आ जाइए। ये मुलाकात के लिए पहुँचे, कुछ दिन पहले का मामला है। जब ये पहुँचे तो जो उस जगह जहाँ ये सारे घर हैं, जहाँ वो शख्सियत भी रहती है, तो उसका जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर जो लोग खड़े थे उन्होंने देखा एंकर साहब को, दुआ सलाम हुई। उन्होंने कहा जी किधर, उन्होंने कहा जी उनके पास। तो उन्होंने कहा कि उनके पास आप नहीं जा सकते। ये जो पान खाने वाले बदनाम ज़माना एंकर हैं, उनको कहा गया आप उनके पास नहीं जा सकते। उन्होंने कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं आप कि मैं नहीं जा सकता, मैं जा रहा हूँ, मुझे उन्होंने बुलाया है तो मुझे उनसे मिलने जाना है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता। उन्होंने कहा सर ऑर्डर नहीं है, आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा भाई उन्होंने मुझे खुद बुलाया है। तो उन्होंने कहा नहीं उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन आप नहीं जा सकते।
अब ये बड़े तिल मिलाए कि यार मतलब ये कैसे हो सकता है कि मैं मिलने के लिए आ गया, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुला लिया, ये मुझे रोक रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं आपकी उनसे बात करा देता हूँ, आप उनसे बात कर लें, मुझे उन्होंने बुलाया है। तो उन्होंने कहा आप नहीं समझ रहे, हम उनके कहने पर नहीं रोक रहे आपको, आप उनसे मिलने नहीं जा सकते। अब इन्होंने फिर भी उन साहब को फ़ोन मिला दिया और कहा कि हाँ, उन्होंने पूछा कहाँ पहुँचे? उन्होंने कहा जी मैं रोक लिया गया हूँ। उन्होंने कहा रोक लिए गए हो क्या मतलब? तुम्हें कौन रोक रहा है और तुम्हें कोई क्यों रोकेगा? तुम तो बड़े मशहूर आदमी, तो शक्ल देखी जाने देना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे रोक लिया गया। अब ये जो साहब हैं, ये अपनी टीम को जब बता रहे थे, एक तो इनके साथ एक दो लोग थे इनकी टीम के, लेकिन जब ये टीम को बता रहे थे कि हुआ क्या, तो वहां पर अब ये बड़े परेशान हुए साहब भी। इन्होंने कहा अच्छा मैं खुद आता हूँ। और ये जो साहब थे ये खुद पहुंच गए उस एंट्री पॉइंट तक, और ये पहुंचे और इन्होंने कहा कि मैंने बुलाया है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक सर, इन्होंने भी बता दिया आपने बुलाया, लेकिन ये नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा यार आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मुझे मैंने बुलाया है तो ये जाएंगे। उन्होंने कहा सर ये नहीं जा सकते और ये हमें ऑर्डर नहीं है। बहरहाल ये जो थे, चूंकि इन्होंने जाके उन लोगों को चुप करा दिया, तो ये अपने साथ अपने घर ले गए। ये अपने घर ले गए, जिन्होंने रोका था उन्होंने आगे बताया। जब आगे बताया तो उन्होंने कहा ठीक है हम देख लेते हैं, और उसके बाद ये साहब उन साहब के घर पहुंच गए, एंकर साहब, बदनाम एंकर साहब। अब बदनाम एंकर साहब वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उनकी खातिर तवाज़ो दूर से आए थे, उसके लिए कुछ इंतज़ाम वगैरह भी था। ड्राइंग रूम में बैठे ये बात हो रही थी कि यार ये कोई अजीब ही सीन है, ये कैसे हो सकता है कि इस तरह से रोका जाए, ये क्यों हो रहा है। और उन्होंने कहा स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, मुझे भी नहीं पता। और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर कुछ लोग आ गए। उन्होंने कहा कि आप क्या ये साहब आए? उन्होंने कहा जी आए हैं। अब ये उठ के फिर गए कि मतलब ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा बुलाओ अंदर। वो अंदर आए। उन्होंने कहा नहीं सर ये नहीं बैठ सकते। उनको बताया गया कि नहीं ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं यार ये होगा। उन्होंने कहा नहीं हो सकता। आप बदनाम एंकर ये देख रहे हैं कि ये साहब भी कह रहे हैं कि ये मैंने बुलाया, और वो कह रहे हैं ये नहीं हो सकता। ये बड़े हैरान परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर आप आ जाइए, आप नहीं बैठ सकते। ये इस इतनी बदमज़गी की सी सूरत हाल हो गई। जो इस कहानी को बदनाम एंकर से सुनने वाले हैं वो ये कहते हैं कि इतनी बदमज़गी की सूरत हाल हो गई। उन्होंने कहा जी ठीक है, चिल करें, इजी करें, और मैं चला जाता हूँ। और उसके बाद वो आ गए। उसके बाद वो बदनाम एंकर साहब को न सिर्फ ये कि उस एंट्री पॉइंट से बाहर, बल्कि काफ़ी दूर तक साथ छोड़ कर आए, और उन्होंने कहा ठीक है सर ये बस हो गया, आप जाइए। और बदनाम एंकर साहब जो हैं वो चले गए। ये जो साहब हैं, इनकी वजह से ये था कि पहले भी जब जब इन्होंने बात की है तो बड़ी प्रॉब्लम, बड़े मसाइल का सामना हुआ है, और अब की बार फिर ये जब हो रहा है तो इससे कोई आसानी, कोई फेवरेबल सिचुएशन नहीं होगी। तो इसलिए इनको कहा गया कि ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनको इस मुलाकात से रोक दिया। अब इसमें लोग नाम फिट कर रहे हैं, या ऐसे तमाम मौके पर लोग कहते हैं नाम फिट कीजिए। तो नाम फिट किए जाते हैं तब जब ऐसी चीज़ों में कहीं दोनों जानिब से स्टेटमेंट आ जाए, या ऐसी चीज़ों में आ, आ जाए वो तस्वीर कि जिसकी बुनियाद पर आप दिखाकर बता सकें कि ये हुआ है। जब ये नहीं होता तो फिर कहानी बयान करने का यही तरीक़ा हुआ करता है, इसके अलावा कोई तरीक़ा नहीं हुआ करता। तो चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पान खाने वाले बदनाम एंकर की कहानी है, तो ये कहानी जो है वो नीम मुसद्दिक़ा कहानी है, और इस नीम मुसद्दिक़ा कहानी के जो किरदार हैं वो भी आपकी समझ में आते हैं कि कौन है। बहरहाल ये हो गया, और उसके बाद जो है अब उनको ये कहा गया है कि ठीक है आप पहले ऊपर बात कर लीजिएगा। यहाँ तक ये कहानी जो है वो मुकम्मल हो गई है। ये कहानियाँ पहले भी काफ़ी हुई हैं, इसलिए कहानी यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। अब आ जाइए, आखिर में मुझे आपसे बात करनी है, जो इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, दोबारा शुरू हो गया, इसके हवाले से वाकिफ़ाने हाल ये बताते हैं कि कुछ अगले 8-10 दिन में मज़ीद ख़बर आएगी, और वो तमाम लोग जो बहुत परेशान हैं, बहुत तगो-दौ कर रहे हैं, उन्हें भी कहा गया कि मतलब बिला वजह कर रहे हैं आप। एक साहब से कुछ दिन पहले बात की गई उनके चैनल में, जब वो मुसलसल सर्वेस कर रहे हैं तब, कि सर्वेस आप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन होने जा रहे हैं, लोगों तक ये पहुंचाना है, हमें अपना कंटेंट तो प्रोग्राम का देना होता है, तो इसलिए। तो उनसे कहा गया कि नहीं, ये इलेक्शन जो है वो आप रहने दीजिए, ये नहीं होने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब तो
माहौल भी बनना शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा नहीं, माहौल कहाँ बन रहा है, इलेक्शन नहीं होने जा रहे। तो कहा गया कि नहीं, उनसे कहा गया कि नहीं, एंकर ने कहा कि होंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं होंगे। और ये उनकी अपनी टीम के एक बहुत सीनियर थे, उन्होंने कहा मुझे बताया गया कि नहीं होंगे, और ये उन एंकर को रोक सकते थे, ऐसी शख्सियत थे। तो उन्होंने कहा यार ये होंगे, उन्होंने कहा नहीं होंगे, बस आप छोड़ दीजिए। मेरी कुछ सियासी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हम भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि नून लीग ने अभी तक इस सिलसिले में काम तो कर लिया है, लेकिन नून लीग अभी आवाम में जाना नहीं शुरू कर रही, वरना आवाम में भी जाएगी। उसकी वजह यह है कि एक तो साड़ी गल हो गई ये वाला मामला है, दूसरा नून लीग जो है वो भी इंतज़ार कर रही है कि कुछ दिनों में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इलेक्शन हो रहे हैं या इलेक्शन नहीं हो रहे। वो भी इंतज़ार फरमाइए वाले फेज़ में है। तो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या जैसे इलेक्शन हो रहे हैं ऐसे इलेक्शन होंगे, ऐसे इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ऐसे इलेक्शन अगर हो गए तो फिर उसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी उस हुकूमत को कौन मानेगा। हुकूमत आती है अवाम के वोटों से, अवाम के लिए और अवाम की खातिर काम करने को, अवाम की होती है। तो ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये फार्मूला है ना। तो ऐसी हुकूमत को कौन मानेगा। एक, उस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि इन इंतखाबात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। और जब हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो फिर क्या ऐसी हुकूमत इस्तेहकाम ला सकेगी। ये कहानी एक दायरे की कहानी है, क्योंकि इलेक्शन करवाने का वाहिद मकसद जो है वो यह है कि इस वक्त मुल्क में इस्तेहकाम लाना है, और इलेक्शन के नतीजे में इस्तेहकाम आ सकता है। लेकिन ऐसे इलेक्शन, जिस तरह के इलेक्शन पाकिस्तान में होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे इलेक्शन होंगे तो इनसे इस्तेहकाम आएगा या नहीं आएगा, ये फिर एक बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे इलेक्शंस को अगर हो जाएंगे तो मानेगा कौन। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।